चैप्टर 18 द यूनियन गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर का सेकंड पार्ट करेंगे हम। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवा दिया था, आप वो पार्ट अच्छे से देख लेना, उसके बाद ही ये सेकंड पार्ट को देखना। अब सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। आपने क्या करना है, वीडियो देखने से पहले ही आपने इस लेसन को अच्छे से खुद से पढ़ना है, ठीक है, और फिर वीडियो देखना है। वीडियो देखने के बाद आपने फिर दोबारा से लेसन को पढ़ना है। इस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जितना आप खुद पढ़ोगे, खुद पढ़ने के बाद अगर वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है। अब देखो, द यूनियन लेजिस्लेचर यहाँ से शुरू करते हैं, पीछे हमने कर लिया था जितना। अब यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। द लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ट्रांसफॉर्ड इनटू ए मास मूवमेंट एंड अल्टीमेटली सक्सीडेड इन अशरिंग फ्रीडम एंड सेल्फ रूल। अब हमने क्या किया था भाई, लॉन्ग स्ट्रगल किया था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था क्योंकि अंग्रेज़ों का राज था, ठीक है, और अपनी फ्रीडम के लिए। और लास्ट में हमें अल्टीमेटली क्या मिल गई, हमें सक्सीड मिल गई, हमें क्या भाई फ्रीडम मिल गई, और हमारा क्या आ गया भाई, सेल्फ रूल आ गया। हमारा देश आज़ाद हो गया और हमारे देश में सेल्फ रूल आ गया, लोगों का रूल आ गया, डेमोक्रेटिक हमारी कंट्री बन गई। इट वॉज ए ड्रीम कम ट्रू फॉर द पीपल ऑफ इंडिया हु एस्पायर्ड फॉर ए डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट। अब क्या भाई, और ये हमारे लिए एक सपने के सच होने जैसा था कि अब इंडिया में क्या बनेगी, एक सेल्फ डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट हमारी बनेगी। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज अकॉर्डिंग टू विच ऑल सिटीजन who are 18 or more than 18 year of age have the right to vote। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या भाई, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के तहत हमें क्या दिया भाई, जितने भी हमारे देश के सिटीजन हैं, अगर वो 18 साल या 18 साल से ज़्यादा हैं तो उनको वोट देने का राइट है, वोट देने का अधिकार है, वो वोट दे सकते हैं और अपना मतलब प्रतिनिधि चुन सकते हैं, अपनी सरकार में योगदान दे सकते हैं। द राइट गिव्स द पीपल एन अपॉर्चुनिटी टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ द कंट्री। और इस अधिकार से, वोट देने के अधिकार से हमें पीपल को क्या मिला, लोगों को मौका मिला, किसमें, पॉलिटिकल जो हमारा प्रोसेस है कंट्री का, उसमें भाग लेने का मौका मिला। दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स who constitute the parliament that control and guide the union government। उन्होंने क्या कि जो हमारे जो लोग हैं वो वोट देंगे, वोट देने से क्या होगा, वो रिप्रेजेंटेटिव एमएलए या एमपीज़ को चुनेंगे और वो फिर वो पार्लियामेंट को चलाएंगे। जो एमएलए एमपीज़ जो हमने चुने हैं वो पार्लियामेंट को चलाएंगे और देश को चलाएंगे, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट को चलाएंगे। पीपल एक्सप्रेस देयर ट्रस्ट इन फंक्शनिंग ऑफ ओवर डेमोक्रेटिक सेटअप, ठीक है, और पीपल जो क्या भाई, जो भी हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है उसकी सही तरह से क्या फंक्शनिंग हो सके, और पीपल अपना क्या करेंगे भी, उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे वोट देकर, ठीक है। द पार्लियामेंट इज़ द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। और जो पार्लियामेंट है वो क्या है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, किसका, यूनियन गवर्नमेंट का। यूनियन गवर्नमेंट का मेन पार्ट क्या है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट ही क्या करेगी, जितने भी देश में नियम कानून हैं वो बनाएगी, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, और पार्लियामेंट में अब क्या क्या आ जाएगा भाई, जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट उसमें क्या आ जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड 2 हाउसेज। पार्लियामेंट में क्या क्या आ जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो राष्ट्रपति है हमारा, नहीं सॉरी, इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, इसका प्रेसिडेंट होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति, और 2 हाउसेज यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। द हाउसेज ऑफ द पीपल इज नोन एज लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा कहते हैं हम, एंड इज आल्सो कॉल्ड द लोअर हाउस, और लोअर हाउस भी इसका दूसरा नाम, इंग्लिश में लोअर हाउस और हिंदी में कह देंगे हम लोकसभा। इट मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। और जो लोकसभा में लोग बैठते हैं वो कौन चुनता है, वो लोग हम ही चुनते हैं, वोट देकर उन्हें आगे भेजते हैं, ठीक है। एमपीज़ वगैरह जो भी चुनते हैं वो हम ही चुनते हैं, ठीक है। लोकसभा में जो एमपी बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो हम ही चुनते हैं। यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसके 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा में कौन बैठते हैं, एमपीज़ बैठते हैं, और जो कौन चुनता है, पब्लिक चुनती है, ठीक है। द सेकंड हाउस इज द, जो दूसरा हाउस है पार्लियामेंट का, उसको बोलेंगे द काउंसिल ऑफ स्टेट्स।
उसमें जितने भी स्टेट्स के प्रतिनिधि हैं वो चुनकर भेजे जाते हैं, नोन एज राज्यसभा ऑफ द, और उसको अपर हाउस भी कहते हैं। इट्स मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और इन मेंबर्स को इनडायरेक्टली क्या किया जाता है, इलेक्टेड किया जाता है। जैसे कि हम जितने भी राज्य हैं उनमें हम एमएलए चुनते हैं, फिर जो राज्यसभा में जो लोग बैठते हैं उन्हीं एमएलएज में से उन्हीं को चुना जाता है। ठीक है, जो हमने राज्य में एमएलए चुने हैं, देखो सेंटर के लिए तो हम क्या चुनते हैं, एमपीज चुनते हैं, और जो लोकसभा में बैठते हैं, और राज्य के लिए हम एमएलए चुनते हैं वोट देकर। ठीक है, और जो राज्यसभा में बैठते हैं वो उन्हीं एमएलएज में से चुनकर भेजे जाते हैं। ठीक है, इसलिए उनको क्या कहते हैं भाई, वो इनडायरेक्टली है, डायरेक्ट उसको जनता नहीं कर रही, उनको एक तरह से इनडायरेक्टली भेजा जाता है। आगे क्या कह रहा है वो कह रहा है विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउसेज। जो हमारा राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है इंडिया का, वो किसी भी हाउस का सदस्य नहीं है, मेंबर नहीं है, बट शी ही इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। परंतु फिर भी वो पार्लियामेंट का, जो हमारी संसद है, उसका मेन इंटीग्रल पार्ट है एक। नो बिल कैन बिकम ए लॉ। कोई भी बिल, अगर हमने कोई भी कानून बनाना है तो हमें एक बिल लाना पड़ेगा पार्लियामेंट में, और कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बनेगा विदाउट हिज अप्रूवल, जब तक कि राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको अप्रूवल ना कर दे, उस पर साइन ना कर दे, तब तक कोई बिल कानून नहीं बन सकता। टू एंश्योर द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, द लोकसभा रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया एंड द राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ इंडिया। क्योंकि हमारा जो देश है उसमें फेडरलिज्म भी है, और फेडरलिज्म का मतलब क्या है, पावर को डिवाइड कर देना, पावर को बांट देना। तो लोकसभा में तो चुने जाते हैं रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया, जो लोकसभा में आप यूँ कह लो जो सेंटर की गवर्नमेंट बनाते हैं वो पीपल होते हैं। और जो राज्यसभा में कौन से होते हैं, राज्यसभा, देखो राज्यसभा नाम से ही पता लगा, राज्यसभा राज्यों की सभा, उसमें कौन मेंबर होते हैं, उसके मेंबर होते हैं स्टेट ऑफ इंडिया। भारत की, इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं उनसे चुनकर जो बंदे भेजे जाते हैं वो कहाँ बैठते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं। अब लोकसभा, द हाउस ऑफ द पीपल। अब लोकसभा के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लोकसभा में क्या क्या होता है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा शैल नॉट एक्सीड 550। जो हमारी लोकसभा है यानी उसमें कितने मेंबर होते हैं, कितने एमपीज होते हैं, आप कहोगे 550 एमपीज हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारी लोकसभा में कितने एमपीज हो सकते हैं, 550। आउट ऑफ दिस 530 मेंबर्स, और इन 550 में से 530 मेंबर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, वेयर एज द रिमेनिंग 20 आर इलेक्टेड फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी। 550 में से 530 जो चुनते हैं वो हम लोग चुनते हैं, पब्लिक चुनती है, वोट देकर एमपीज को आगे भेजती है। ठीक है, और जो 20 बच गए इलेक्टेड फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी, और उनको यूनियन 530 तो स्टेट से चुने जाते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि हमारे देश में यूनियन टेरिटरी भी हैं, जैसे कि चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, दीव दमन। ठीक है, इनसे भी कितने, जो बच गए 20, वो इनसे चुने जाते हैं, और इनको भी लोग ही चुनते हैं। इलेक्शन आर बेस्ड ऑन a secret ballot and candidate getting the highest number of votes in a constituency is declared elected। और जो जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट पब्लिक देती है उस कैंडिडेट को उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन लिया जाता है, यानी कि उस सीट से चुन लिया जाता है। मान लो कोई भी, जैसे मान लो एक बिहार का एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे एक सीट है पटना साहिब, और पटना साहिब में जो भी वहाँ पे खड़ा होगा जो उस सीट से, उसको बोल देंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, पटना साहिब कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो खड़ा होगा, अगर वो जीत जाता है, पब्लिक उसको ज़्यादा वोट दे देती है, अलग अलग पार्टी के मेंबर खड़े होंगे, जिस जिस मतलब मेंबर को, जिस सदस्य को ज़्यादा वोट मिल जाएगी वो क्या बन जाएगा, वहाँ का क्या बन जाएगा, एमपी बन जाएगा, उस सीट का एमपी, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमपी बन जाएगा, और वो पार्लियामेंट में बैठेगा। इन केस द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड एडुकेटली इन द लोकसभा। और जो एंग्लो इंडियन, कुछ एंग्लो इंडियन का मतलब जैसे हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज था, जो अंग्रेज़ यहाँ पर रह गए,
ठीक है। जो अंग्रेज़ यहाँ पे भारत में ही बस गए उनको एंग्लो इंडियन कहते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं अंग्रेज़ हमारे देश में, उसको एंग्लो इंडियन कहते हैं। उनके लिए भी कुछ सीटें लोकसभा में हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू नॉमिनेट 2 मेंबर्स फ्रॉम द कम्युनिटी। और जो हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो एंग्लो इंडियन, यानी कि जो अंग्रेज़ लोग हमारे देश में बस गए, इंग्लैंड में वापस नहीं गए थे, अभी भी वो हैं, उनके जो मतलब पीढ़ियाँ आगे चल रही हैं, तो उनमें से 2 सदस्य राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन, स्पेशल एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य राष्ट्रपति चुन सकता है और उनको लोकसभा में भेज सकता है। सम सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। और लोकसभा में कुछ सीटें ऐसी भी हैं जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सुरक्षित हैं, यानी कि उस पर वही बंदा ही खड़ा हो सकता है, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स। कुछ सीटें आरक्षित हैं। पर्सन्स बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी ओनली कैन कंटेस्ट द इलेक्शन फ्रॉम द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। और कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी हमने बना दी हैं जिसमें उन्हीं के मेंबर ही, इन्हीं 2 शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर ही खड़े हो सकते हैं। बट द इलेक्टोरेट is joint, which means all the eligible voter in that constituency have the right to vote without any discrimination। मगर जब उनको चुना जाता है वहाँ की पब्लिक जो वोट के द्वारा ही उनको चुनती है, ठीक है। द पर्पज बिहाइंड सच ए रिजर्वेशन इज टू असिस्ट एंड uplift the weaker section of the society and bring them into the national mainstream। और ये जो सीट उनको दे दी गई हैं, रिज़र्व कर दी गई हैं सिर्फ उसी कैटेगरी के लिए। ये क्यों किया गया है? उनको ऊंचा उठाने के लिए, क्योंकि उनका स्तर थोड़ा नीचे है, आर्थिक सामाजिक स्तर। उनको मजबूत करने के लिए, सोसाइटी में उनको जगह देने के लिए, नेशनल मेन स्ट्रीम में उनको जगह देने के लिए ऐसा किया गया है। अब ये फैक्ट कुछ दे रखे हैं डू यू नो में। फैक्ट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन 16 लोकसभा। 16 लोकसभा में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट देखो कितनी कहाँ कहाँ है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज आर उत्तर प्रदेश। यूपी में कितनी है? उत्तर प्रदेश में 80 सीट हैं भाई, ठीक है। एमपी की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80 सीट्स हैं, यानी कि यहाँ से 80 मेंबर आएंगे। यूपी से कितने मेंबर आएंगे? लोकसभा के 80 मेंबर आएंगे। लोएस्ट नंबर और सबसे कम कहाँ पे है? सिक्किम में सिर्फ 1 सीट है, मिजोरम में 1 सीट है, नागालैंड में 1 सीट है, अरुणाचल में 1 सीट है, मणिपुर में 1 और त्रिपुरा में 2 सीट्स हैं। द न्यू स्टेट ऑफ तेलंगाना हैज़ 17 कॉन्स्टिट्यूंसी। और तेलंगाना में कितनी हैं? 17 हैं। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है 7। और जो दिल्ली में कितनी सीटें हैं? 7 सीटें हैं। अदर यूनियन टेरिटरी हैव 6 कॉन्स्टिट्यूंसी। और जो यूनियन टेरिटरी बच गई, चंडीगढ़ वगैरह, ठीक है, उसमें कितनी है? 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ठीक है। द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वोमेन इज आल्सो ए बर्निंग टॉपिक दिस डे। अब ये भी कहा जा रहा है कि वुमेन के लिए भी, औरतों के लिए भी कुछ सीटें सुरक्षित की जाएं जिस पे सिर्फ औरतें ही लड़ सकें। सिंस हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वुमेन हैव ओनली ए निग्लिजिबल रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर एट बोथ द लेवल, द डिमांड इज गेनिंग मोमेंट दैट वुमेन रिजर्वेशन बिल शुड बी पास्ड इन द पार्लियामेंट। अब क्योंकि जो हमारे देश की जो पॉपुलेशन है उसका आधा लगभग क्या है? वोमेन है। तो ये कहा जा रहा है कि अब वोमेन को भी किस में दिया जाए भाई? जो लेजिस्लेचर में क्या दिया जाए? बहुत बड़ा पार्ट दिया जाए, लगभग हाफ पार्ट इनको दिया जाए। तो इसके लिए भी क्या भाई? वोमेन रिजर्वेशन बिल शुड बी पास्ड। ये कह रहा है कि भाई वोमेन रिजर्वेशन बिल क्या भाई पार्लियामेंट में पास होना चाहिए, क्योंकि बिल पास होगा, कानून बनेगा, तभी औरतों की जो सीटें हैं उनको सुरक्षित किया जाएगा। अब डू यू नो में आ गया भाई। Mahatma Gandhi once said, as long as women of India do not take part in the public life, there can be no salvation for the country। ये महात्मा गांधी का कोट है, इसको देख लेना आप। आगे है भाई क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस में क्या है भाई? क्वालिफिकेशन में हमें क्या है भाई कि भाई एमपीज़ की क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है, कौन कौन बंदा एमपी बन सकता है। हर कोई नहीं बन सकता, उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन ज़रूरी हैं। जैसे कि ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो पाकिस्तान का नागरिक हो या बांग्लादेश का नागरिक हो, वही एमपी बन सकता है जो सिर्फ भारत का नागरिक हो। तो नंबर 1 तो ये बात होगी। नंबर 2 क्या होगी भाई? ही शी मस्ट बी कम्प्लीटेड 25 ईयर ऑफ एज। उसकी एज कम से कम 25 ईयर्स होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। हर हिज नेम मस्ट बी इन वोटर लिस्ट, और उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए।
She must have possess such other qualification as may be prescribed under law made by the parliament। और जो पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है, कोई कोई भी उनके लिए एमपीज के लिए लॉ बनाए, वो भी क्वालिफिकेशन उसकी पूरी होनी चाहिए। शी ही शुड बी ए गवर्नमेंट नॉट बी ए गवर्नमेंट सर्वेंट। वो कोई सरकारी नौकरी में बंदा नहीं होना चाहिए। अगर कोई सरकारी नौकरी में है और वो इलेक्शन लड़ रहा है और वो जीत जाता है तो वो एमपी नहीं बन सकता। सरकारी नौकरी वाला जो बंदा है वो क्या नहीं बन सकता भाई, एमपी नहीं बन सकता, वो सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। इफ़ टू कैंडिडेट पोल द सेम नंबर ऑफ, अब ये डू यू नो में क्या रखा है, इफ़ टू कैंडिडेट, अगर दो कैंडिडेट कहीं से खड़े होते हैं और दोनों को इक्वल वोट मिल जाती है, तो जब मान लो दोनों को 70,000 वोट मिल गई, दोनों बंदों को, देन द विनर इज डिक्लेयर्ड बाय लॉटरी। तब क्या करेंगे भाई, विनर को लॉटरी से ही निकालेंगे। लॉटरी निकाली जाएगी, जिसकी लॉटरी निकल जाएगी वो विनर हो जाएगा। ये किस केस में करेंगे, जब दो कैंडिडेट को बराबर वोट पब्लिक दे देगी। आगे भी टेन्योर क्या होता है कि टाइम कितना, लोकसभा का टाइम कितना होता है उसके मेंबर का, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। द नॉर्मल टर्म ऑफ लोकसभा इज़ 5 ईयर। और जो टर्म होती है वो 5 साल तक चलता है भाई लोकसभा का जो भी एमपी है। हाउएवर, या लोकसभा 5 साल के लिए गठित होती है, हर 5 साल के बाद होती है। हाउएवर द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिजोल्व इट अर्लियर आल्सो, बट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। परंतु जो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया है वो 5 साल से पहले भी उसको डिजोल्व कर सकता है, ख़त्म कर सकता है लोकसभा को, मगर किसकी मतलब किसकी रिकमेंडेशन से, अगर प्राइम मिनिस्टर उसको कहे तो वो कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मगर सिफारिश किसकी होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर की। द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year at a time in such a bill is passed by the parliament to meet some emergency situation for the orderly and smooth working of the Lok Sabha। अब जो लोकसभा की टर्म को 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, मगर किस कंडीशन में, अगर कोई देश में एमरजेंसी हो, तो एमरजेंसी की स्थिति में लोकसभा के जो टेनोर है उसको 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, मगर उसके लिए इफ़ सच ए बिल इज़ पास्ड, एक बिल पास करना पड़ेगा पार्लियामेंट में और सारी पार्लियामेंट की उसमें अनुमति होनी चाहिए, तो 1 साल तक एमरजेंसी की सिचुएशन में इसको बढ़ाया जा सकता है। द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर आर इलेक्टेड बाय द मेंबर फ्रॉम द अमंग देमसेल्फ। और जो लोकसभा और राज्यसभा का क्या मतलब, लोकसभा में क्या होता है, एक स्पीकर होता है और एक डेप्यूटी स्पीकर होता है। उसको कौन चुनेगा, उसको लोकसभा के मेंबर ही चुनेंगे। देयर इज ए ट्रेडिशन दैट द स्पीकर इज इलेक्टेड फ्रॉम द मेजोरिटी पार्टी। और जो मेजोरिटी पार्टी होती है, जो बड़ी पार्टी होती है, उसका स्पीकर चुन लिया जाता है। और डिप्टी स्पीकर किस में से चुन लिया जाता है, जो ओपोजिशन पार्टी होती है, यानी कि जो विपक्ष में पार्टी बैठी है, जिसकी सरकार नहीं है, उसका तो चुन लिया जाता है डेप्यूटी स्पीकर, और जिसकी सरकार है उसका चुन लिया जाता है स्पीकर। ये अधिकतर केसों में ऐसा ही होता है, ठीक है। अब ये दे रखा है, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा मिस्टर GV मालवंकर, और फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, सबसे पहली जो लेडीज स्पीकर बनी थी लोकसभा की, मिसिज मीरा कुमार, ठीक है। आगे है पावर ऑफ फंक्शन ऑफ द स्पीकर। अब स्पीकर जो बनता है लोकसभा का, जो एक तरह से आप यूँ लगा लो जैसे कि स्कूल में प्रिंसिपल होता है, ठीक है, ऐसे ही जो लोकसभा है उसमें क्या होता है, एक स्पीकर होता है जिसका काम क्या होता है, लोकसभा की कार्यवाही को सही ढंग से चलाना, ठीक है। वो एक तरह से प्रिंसिपल है, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है, ऐसी लोकसभा में क्या होता है भाई, स्पीकर होता है। द स्पीकर, अब उसको क्या करता है, स्पीकर प्रिजाइड ओवर द मीटिंग ऑफ लोकसभा, लोकसभा की मीटिंग बुलाता है। इन हर एब्सेंस द हाउस इज चेयर्ड बाय द डिप्टी स्पीकर। अगर क्या ना हो, स्पीकर ना हो उस दिन, तो छुट्टी पर हो, तो उस दिन कौन आएगा, डिप्टी स्पीकर उसको संभालेगा। वाइस, जैसे प्रिंसिपल ना हो तो वाइस प्रिंसिपल संभालता है, ऐसी स्पीकर ना हो तो डिप्टी स्पीकर संभालेगा। द स्पीकर मेंटेन डिसिप्लिन। अब स्पीकर का काम क्या है, डिसिप्लिन बनाना और डेकोरम ऑफ द हाउस, और हाउस को सही ढंग से चलाना, ठीक है, पार्लियामेंट को सही ढंग से, लोकसभा को सही ढंग से चलाना। इफ़ द सिचुएशन डिमांड द स्पीकर कैन अर्जन द हाउस। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो स्पीकर जो लोकसभा की कार्रवाई को रोक भी सकता है, अर्जन भी कर सकता है, टाल भी सकता है।
आगे है ऑल द पिटिशन एंड डॉक्यूमेंट एड्रेस टू द हाउस एंड रिसीव्ड बाय द स्पीकर। और जितनी भी पिटिशन आती हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट उसमें लोकसभा में दिखाए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है, हाउस के सामने, वो रिसीव्ड बाय द स्पीकर, वो उनको रिसीव कौन करता है? स्पीकर ही रिसीव करता है। इट इज़ द लोकसभा स्पीकर, ये लोकसभा स्पीकर हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। और जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस हैं उनका जो ज्वाइंट सीटिंग भी बुला सकता है, एक ज्वाइंट बैठक भी बुला सकता है, राज्यसभा और लोकसभा की भी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि किस किस ने वीडियो को पूरा देखा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।